नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आदिकाल पर आधारित आज ये तीसरा सत्र है और आज हम आदिकाल पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये सब वही प्रश्न हैं जिनसे आदिकाल की विषय वस्तु पर, आदिकाल के तथ्यों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और जो पिछली परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, नामकरण की बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था हिंदी साहित्य के प्रथम काल को। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची प्रथम का मिलान सूची द्वितीय से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2005 में। दोस्तों, यहाँ सूची प्रथम में इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं और सूची द्वितीय में उनके द्वारा दिया गया नामकरण दिया गया है। हमें करना क्या है? हमें सूची प्रथम के इतिहासकार के द्वारा जो नामकरण प्रस्तुत किया गया है उसको चिन्हित करना है, उसके साथ उसका मिलान करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी जानते हैं, आपने आदिकाल के लिए प्रस्तावित किया वीरगाथा काल नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए नाम दिया आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को कहा सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने इसे कहा प्रारंभिक काल। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इन उत्तरों के अनुसार सही आ रहा है। ए का हमारा ऑप्शन है 2। तो ए का ऑप्शन 2 आ रहा है डी में। अब चेक करते हैं। बी का आ रहा है 4, सी का आ रहा है 3। बी का आ रहा है 4 और सी का आ रहा है 3, यानी दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? यूपी टीजीटी 2011, यूपी टीजीटी 2005, 2009, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। हालांकि पिछले प्रश्न में इसका उत्तर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया कि इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मिश्र बंधु। और हम सभी जानते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2013 में और ऑप्शंस हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? यूपी पीजीटी 2003, 2005, यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र। तो दोस्तों, सही विकल्प है सी, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इस प्रारंभिक काल को यानी आदिकाल को बीज वपन नाम दिया और उन्होंने कहा था कि इस काल में आगे हिंदी साहित्य में जो जो प्रवृत्तियां विकसित हुई वे बीज रूप में हमें दिखाई देती हैं और यही कारण है कि उन्होंने इसे बीज वपन, वपन का अर्थ होता है बोना, यानी बीज बोने का काल। कौन से बीज बोने का काल? प्रवृत्तियां जो आगे विकसित हुई उनके बीज बोने का काल कहा गया है। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यूपी टीजीटी 2001, यूपी पीजीटी 2004, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007, यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008। इतनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हमें भूलना नहीं है। ऑप्शंस है रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु। दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने ही इस आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारा। अगला प्रश्न, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है,
यह परिभाषा किसकी है? ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में। ऑप्शंस है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, और उसी में उन्होंने अपना ये विचार अभिव्यक्त किया है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ये उनके निबंध का नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और उसी के अंतर्गत उन्होंने ये कथन प्रस्तुत किया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये दोनों प्रश्न मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि इन दोनों पंक्तियों के अंतर को आप समझ सकें और किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, क्योंकि ये दोनों कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपकी स्मृति में ताजा रहे। तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब मानने वाले विद्वान यहाँ पूछे गए हैं, और बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास बताया था, भूलेंगे नहीं। ऑप्शंस है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे चलें, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मिश्र बंधु, बी राहुल सांकृत्यायन, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों आपको पता है मिश्र बंधुओं ने इस काल को कहा प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने हम पढ़ चुके हैं कहा सिद्ध सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने दो भागों में विभाजित किया संधि काल और चारण काल। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहकर के संबोधित किया। आगे अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया, यानी कवियों के पूरे नाम के पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ए ऑप्शन है अब्दुल रईस खुसरो, बी अब्दुल खालिक खुसरो, सी अब्दुल फजल खुसरो और डी अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, खुसरो का यानी अमीर खुसरो का पूरा नाम था। आगे चले, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि इन सभी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, लेकिन प्रश्न है कि पहला प्रयास किसने किया? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन ने यह प्रयास किया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, सहजयान के प्रवर्तक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया, सरहपा, शबरपा, लुईपा या कणपा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरहपाद सहजयान के प्रवर्तक माने गए हैं। बौद्धों की वज्रयान शाखा की जो एक शाखा थी सहजयान, उससे अलग किया था सरहपा ने, और वहीं से सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ, इसलिए सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम लोग पढ़ चुके हैं अब्दुल रहमान, मैं बार बार बता रही हूं, जिन्हें अद्दहमान भी कहा जाता है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार अद्दामान के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संदेश रासक नामक रचना की अब्दुल रहमान ने। आगे चलते हैं, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? जीआईसी पीजीटी 2015, यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास और रसखान। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विद्यापति ने ही इस पंक्ति का
की रचना की है? अगला प्रश्न, आत्मबोध किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया। जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों तीनों ही नाथ संप्रदाय के हैं, पहली बात। दूसरी बात, आत्मबोध नाम की कृति गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? इसकी चर्चा हम अपने सत्र में कर चुके हैं। यूपी टीजीटी 2003, यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कीर्तिलता और पदावली के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये दोनों ही कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन कीर्ति पताका अप्राप्य कृति है। इसका प्रकाशन और संकलन और प्रकाशन अभी तक नहीं हो हुआ है, इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया। डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संध्या? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विद्वानों ने जिन्होंने संध्या भाषा या संधा भाषा कह करके संबोधित किया है सिद्ध कवियों की भाषा को, उनका कहना है कि अपभ्रंश और अपभ्रंश का जो परिवर्तित रूप अवहट और पुरानी हिंदी के रूप में हमारे सामने आ रहा था, उसकी मिली जुली भाषा है। जिस सिद्ध संतों की भाषा, सिद्ध कवियों की भाषा, जिस तरह से संध्या काल में न तो पूरी तरह से सूर्य का तेज होता है, धूप होती है, और ना ही पूरी तरह से रात्रि का आगमन होता है, यानी बीच का संधि काल होता है, संध्या का समय, शाम का समय। तो उसी को आधार बनाकर यहाँ पर संध्या इनकी भाषा को कहा गया है, जिसके लिए संध्या शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बौद्ध कान ओ दूहा का संपादन किसने किया है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में प्रश्न पूछा गया। राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हर प्रसाद शास्त्री? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दूहा नामक कृति का संपादन किया है। अगला प्रश्न, आला खंड का दूसरा नाम है? यूपी टीजीटी 2001 और 2003 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो और हम्मीर रासो। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परमाल रासो में क्योंकि आला उदल के शौर्य और पराक्रम की कथा वर्णित है, इसलिए इसे आला खंड के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, जिनका समय आदिकाल में आता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? यूपी टीजीटी 2001, यूपी टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया। नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र या शारंगधर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परमाल रासो के रचयिता का नाम है जगनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर नवंबर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ दिए गए हैं रचनाकारों के नाम और यहाँ पर रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला नाम है विजय सेन सूरी, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा शालिभद्र सूरी और चौथा है आसगु। तो दोस्तों विजय सेन सूरी की रचना का नाम है रेवंतगिरी रास, नरपति नाल ने रचना की बीसलदेव रासों की, शालिभद्र सूरी ने रचना की भरतेश्वर बाहुबली रास की और आसगु कवि ने रचना की चंदनवाला रास की। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है पहला और बी का आ रहा है तीसरा। चेक करते हैं, ए का पहला और बी का तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा और चौथा सी का दूसरा आ रहा है, तो सी का दूसरा उत्तर है, यानी बी विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? झारखंड टीजीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया। वीर ग्रंथ, साखी, रासो और सूफी। दोस्तों यहाँ इस प्रश्न को समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है ये। तो देखिए, हम जानते हैं कि आदिकाल में वीर ग्रंथ भी लिखे गए और रासो ग्रंथ भी लिखे गए। अब इन दोनों का ऑप्शंस यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है
क्योंकि हमें क्या ध्यान देना है कि रासो ग्रंथों में भी वीर काव्य अधिक लिखे गए। केवल वीर काव्य नहीं लिखे गए, लेकिन वीर काव्य ही अधिक लिखे गए। तो इसका मतलब है रासो काव्यों में भी वीर काव्य प्रधान रहे और वीर ग्रंथ वैसे तो लिखे भी गए। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप इस तुलनात्मक दृष्टि से उचित, सबसे अधिक उचित विकल्प को ही चुनेंगे। अगला प्रश्न, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? यूपी टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया। पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो की रचना है हालात ए कन्हैया। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु, धर्म गुरु जो थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। एक बार उन्हें स्वप्न में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और तब उन्होंने अपने शिष्य अमीर खुसरो को उन पर आधारित कृति लिखने का आदेश दिया और अपने गुरु के आदेश की पालना करने के लिए अमीर खुसरो ने हालात ए कन्हैया नाम की कृति की रचना की। तो आपको भूलना नहीं है, हालात ए कन्हैया कृति के रचनाकार है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। पुष्पदंत, हेमचंद, सरहपा या विद्यापति को? कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। श्रृंगारिक, आख्यान, गेय और प्रबंध। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रृंगार परक काव्य बीसलदेव रासो है, लेकिन उसकी शैली गेय पद शैली है, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह या मधुकर कवि? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की, जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भविष्यत कथा, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहपा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धनपाल के द्वारा रचित ग्रंथ है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कुल मिलाकर कितने ग्रंथों की रचना की? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। 10, 12, 16 या फिर 14? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 16 मानी गई है। अगला प्रश्न, श्रृंगार काव्य है? यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया। इन 4 विकल्पों में से हमें श्रृंगार काव्य का चयन करना है। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्रिका? हम जानते हैं दोस्तों कि ये तीनों ग्रंथ वीर काव्य हैं, क्योंकि परमाल रासों में आल्हा उदल की वीरता है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की वीरता है, और जय मयंक जस चंद्रिका में अभी मैंने बताया जयचंद कन्नौज के शासक संयोगिता के पिता की वीरता और उनके पराक्रम का वर्णन है। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प हमारे पास बचता है, ए बीसलदेव रासो इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत वीरता का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 31वें प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियू, जसहर चरियू? दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन में चरियू लिखने से रह गया है, पौम चरियू। तो स्पष्ट है दोस्तों कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पौम चरियू स्वयंभू की रचना है, जो श्री राम के चरित्र पर आधारित कृति है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अपने पिछले सत्र में कर चुके हैं। अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य? स्पष्ट है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिद्ध साहित्य से संबंधित है सरहपा। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तूती एक वाद्य यंत्र होता है, बांसुरी या शहनाई के जैसा, और
उन्हें हिंद यानी हिंदुस्तान की आवाज कहा जाता था, इसलिए उन्हें तूतीय हिंद कह करके पुकारा गया। और सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की को कहा जाता था, उनकी उपाधि थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? यूपी टीजीटी 2013 हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा गया। जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिनदत्त सूरी के द्वारा रचित कृति है उपदेश रसायन रास। आगे चलते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और उसका आधार है उनका महाकाव्य पौमचर्यू। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यापति, क्योंकि जयदेव एक संस्कृत के कवि थे जिन्होंने गीत गोविंद नामक काव्य की रचना की थी जो कृष्ण पर आधारित था। और विद्यापति ने भी पदावली में श्री कृष्ण और राधा जी के पर आधारित पदों की रचना की है, उनका संकलन है वहां। तो ऐसी स्थिति में विद्यापति को अभिनव जयदेव कह करके पुकारा जाता है। उनके जिन शासक के आश्रय में विद्यापति थे, उन शिव सिंह नाम के राजा ने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। और ये शिव सिंह तिरहुत के राजा हुआ करते थे। दो राजाओं के, तिरहुत के दो शासकों के आश्रय में रहे, शिव सिंह और कीरत सिंह। और शिव सिंह ने उन्हें उनकी कवि प्रतिभा से प्रभावित होकर अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। आगे चलें। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है। दामोदर शर्मा के नाम से भी जानते हैं और दामोदर पंडित भी कहा जाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कीर्ति पताका हम सभी जानते हैं विद्यापति की कृति है जो अनुपलब्ध है। चर्यापद शबरपा के द्वारा रची गई जो सिद्ध कवि थे। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीशर ठाकुर की कृति है जो मैथिली भाषा की कृति मानी जाती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया। दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोडा कवि या मेरुतुंग। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। आगे, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2017 में प्रश्न पूछा गया। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति की कृति है पुरुष परीक्षा। आगे चलते हैं। फारसी का यह कथन किसने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये प्रश्न पूछा गया झारखंड टीजीटी 2017 में। ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और वैसे भी थोड़ा सा भी अगर हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रश्न का उत्तर हमें अमीर खुसरो ही दिखाई देगा, क्योंकि हम आदिकाल के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तुलसीदास और सूरदास का संबंध भक्ति काल से है और रविंद्रनाथ ठाकुर आधुनिक काल की सीमा में आते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुका है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007 में प्रश्न पूछा गया। बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासिक परंपरा के कवि। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिद्धों की भाषा को कहा गया था संधा भाषा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य
और चंद बरदाई जो इसके रचनाकार हैं उनको हिंदी का पहला कवि माना है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, और अगर ये प्रश्न होता खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य तो हमारा उत्तर होता हरिऔध का प्रिय प्रवास। इस अंतर को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, लेकिन खड़ी शब्द अगर ना आए तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और ये मत सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न, 12 बरस ले कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में प्रश्न पूछा गया। पहले तो हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, इन पंक्तियों में कवि के द्वारा कहा गया है 12 बरस लो कूकर जीवे। कूकर यानी कुत्ता, कुत्ते का जीवन 12 वर्ष तक कुत्ता जीवित रहता है। लो का मतलब है तक, 12 वर्ष तक कुत्ते का जीवन होता है। अरु 13 लो जिए सियार, और सियार यानी गीदड़ 13 वर्ष तक जीवित रहता है। और क्षत्रिय की आयु सीमा है 18 वर्ष। क्यों? क्योंकि उसका प्रमुख कार्य होता है युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करना, और ऐसी स्थिति में यदि उसे अपनी मातृभूमि के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपना बलिदान भी करना पड़े तो ये क्षत्रिय के लिए गौरव की बात होती है। तो रासो ग्रंथ में कवि ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक अगर कोई क्षत्रिय जीवित रहता है तो आगे के 18 वर्ष के बाद के उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यदि 18 वर्ष से अधिक जीवित रहता है इसका मतलब है कि उसने अपने शौर्य और पराक्रम का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इन पंक्तियों का ये अर्थ है, और ये प्रश्न यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में पूछा गया। ऑप्शंस है कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो या परमाल रासो। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परमाल रासो की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब्जन मिठा बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कंठस्थ कर लेंगे। किसका कथन है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2008 में पूछा गया। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राउल वेल किसकी रचना है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2010 में पूछा गया प्रश्न। ए चंद बरदाई, रोड कवि, दामोदर शर्मा या स्वयंभू। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रोड कवि के द्वारा रचित कृति है राउल वेल, जिसमें नायिका राउल के नक्शिक वर्णन का बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, पौम चरियू किसकी रचना है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2012 में पूछा गया। इस कृति को से संबंधित सारी जानकारी को आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इस रचना पर बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शंस हैं अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयंभू द्वारा रचित कृति है पौम चरियू, जो राम के चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में पूछा गया। 8वीं, 7वीं, 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं पुष्पदंत। अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में प्रश्न पूछा गया। विद्याधर, सरपा, पुष्पदंत या फिर शबरपा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरहपा के द्वारा रचित कृति है दोहा कोश। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं ए कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। बी राउल वेल, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। या वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल और कुवलय माला कथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कुवलय माला कथा का समय माना गया है 8वीं शताब्दी ईस्वी। राउल वेल का समय माना गया है 10वीं शताब्दी ईस्वी। उक्ति व्यक्ति का समय माना गया है 12वीं शताब्दी, और वर्ण रत्नाकर का समय माना गया है 14वीं शताब्दी ईस्वी। तो इस प्रकार कालक्रम के अनुसार ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस क्रम को आप कंठस्थ कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या फिर
जैन साहित्य। तो दोस्तों स्पष्ट है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से पढ़ चुके हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिद्ध साहित्य से संबंधित है सरहपा, जिन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया। दोहा, बरवे, कुंडलिया या सवैया। इसकी भी विस्तार से हमने अपने पिछले सत्र में चर्चा की थी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसी प्रसंग में आपको याद दिला दूं कि प्राकृत का प्रमुख छंद है गाथा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, परमात्म प्रकाश के रचनाकार है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया। राम सिंह, योगेंद्र या जोइंदु, हेमचंद्र या मेरुतुंग। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं अपने पिछले सत्र में। जोइंदु के द्वारा रचित कृति है परमात्म प्रकाश। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2013 में प्रश्न पूछा गया। हेमचंद्र, शारंगधर, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर। इनमें से सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुमारपाल प्रतिबोध नामक कृति के रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास, पौम चरियू। बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास, पौम चरियू या खुमान रासो। पौम चरियू, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास, चंदनबाला रास, पौम चरियू, खुमान रासो या बीसलदेव रासो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पौम चरियू की रचना का समय माना गया है 8वीं शताब्दी। खुमान रासो की रचना का समय है 9वीं शताब्दी। बीसलदेव का रचना काल आता है 1155 ईस्वी और चंदनबाला रास का समय आता है 12वीं शताब्दी ईस्वी। तो ऐसी स्थिति में क्रम से सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के रचनाकार है। यूजीसी नेट से थर्ड पेपर जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रोड कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्योतन सूरी के द्वारा रचित कृति है कुवलय माला कथा। अगला प्रश्न, अद्दहमाण की रचना है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का से संबंधित एक और इसी प्रकार का प्रश्न हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन वहां कवि का नाम अब्दुल रहमान दिया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि अब्दुल रहमान को अद्दहमाण कहकर भी पुकारा जाता है और इस नाम के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कृतियों के नाम है प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाश या प्रबंध चिंतामणि। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि संदेश रासक नामक कृति की रचना की थी अद्दहमाण ने। अगला प्रश्न, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रिठनेमी चरियू, रणय कुमार चरियू, पाउम चरियू या भविष्यत कथा। तो दोस्तों रणय कुमार चरियू इस प्रश्न का सही उत्तर है। रणय कुमार चरियू एक प्रबंधात्मक कृति है जिसकी रचना पुष्पदंत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? छप्पय छंद है, उसका राजा कहा गया है। ऑप्शंस हैं शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंज रासो में या इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहकर के संबोधित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया। कुमान रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका। तो दोस्तों इस सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बहुत ही सरल प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया। सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है चारण साहित्य, क्योंकि चारण कवि जो राजाओं के दरबार में आश्रय में रहा करते थे, उनके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा में, उनके गौरव गान में उन्होंने ये कृतियां लिखी। तो इसलिए रासो साहित्य का ही कहा जाता है चारण साहित्य को। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया।
जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल में जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य भी लिखा गया, लेकिन सी विकल्प यानी सिख साहित्य नहीं लिखा गया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, यूपी पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। शांत, हास्य, करुण या वीर? तो हम देख चुके हैं वीर काव्यों की प्रधानता रही आदिकाल में, इसलिए वीर रस प्रमुख रस माना गया है आदिकालीन साहित्य का। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया। महाराज हम्मीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के या महाराज पृथ्वीराज चौहान के? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। देखिए संदेश रासक पर तीसरा ये प्रश्न है, तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस कृति के विषय में सारी जानकारी कंठस्थ कर लेंगे आप। यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, खंड काव्य है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ और चूड़करनाथ। दोस्तों जब हमने नाथ संप्रदाय के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी तो हमने माना था कि आदिनाथ, जिन्हें भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है, वहां से परंपरा शुरू होती है। उसके बाद मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चूड़करनाथ नाम आदि के नाम आते हैं। लेकिन हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहली बात नाथ संप्रदाय के विषय में यह है कि नाथ संप्रदाय को सिद्धों से अलग कर एक अलग परंपरा के रूप में संगठित कर 12 संप्रदायों में विभक्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गोरखनाथ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरी बात, हम इस संदर्भ में प्रणेता शब्द को अच्छी तरह से समझ लेंगे। प्रणेता शब्द बना है प्र-नी और उसमें त्रिच संस्कृत का प्रत्यय लगा है। त्रिच में से त्रि शेष रहता है। प्र का अर्थ होता है सामने लाना यानी आगे बढ़ाना। नी का मतलब होता है लाना यानी प्र का अर्थ हो गया सामने या फिर आगे और नी का अर्थ हो गया लाना, यानी प्र और नी त्रिच, यानी इससे शब्द बन गया संस्कृत का प्रणेत्री और इससे हिंदी में शब्द बन गया प्रणेता। यानी जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को, किसी भी धारा को सामने लाए यानी उसे आगे बढ़ाए, उसे प्रणेता कहा जाता है। और आगे बढ़ाने का काम गुरु गोरखनाथ ने ही किया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संस्थापक संबंधी प्रश्न अगर आते हैं तो भी, हालांकि गोरखनाथ स्पष्ट रूप से साहित्य कोश के संदर्भ की चर्चा भी हम कर चुके हैं, गोरखनाथ इस संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने वालों में से थे, संस्थापक नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर संस्थापक संबंधी प्रश्न आता है और विकल्प में कोई भी हो, आपको गोरखनाथ नाम ही चिन्हित करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है सही जानकारी कि गोरखनाथ इस संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे। वे इस सिद्धांत को, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वालों में से थे, विकास के पथ पर ले जाने वालों में से थे। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर या धनपाल? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था, चारण काल भी कहा गया था ग्रियर्सन के द्वारा सबसे पहले, और फिर राम कुमार वर्मा ने भी सती काल और चारण काल कहकर संबोधित किया। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा। यानी गद्य काल शब्द जो है वो आधुनिक काल के लिए प्रयुक्त होता है, आदिकाल के लिए नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। चंदवरदाई, जगनिक, नाभादास या दलपति विजय? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कवि आदिकाल के हैं। इनकी रचनाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। नाभादास भक्ति काल में आते हैं, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के संतों में से हैं और ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी के समकालीन थे।
इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या भ्रमर गीत? तो दोस्तों सूरसागर सूरदास की कृति है, बीजक कबीर की है और भ्रमर गीत भी सूर की कृति है, यानी ये तीनों कृतियां भक्ति काल से संबंधित है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति की पदावली आदिकाल की कृति है जो विद्यापति के द्वारा रचित की गई और जिसकी भाषा है मैथिली, और इसी कृति के आधार पर उन्हें अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? यूपी पीजीटी 2011, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017, एनवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। जगनिक, नरपतिनाल, भट्टकेदार या चंद्रवरदाई? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरपतिनाल ने रचना की थी बीसलदेव रासो की और इसका समय अभी हम पढ़ चुके हैं 1155 ईस्वी माना गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधि? तो दोस्तों ब्रज भाषा और अवधि का संबंध तो है भक्ति काल से, खड़ी बोली का संबंध है आधुनिक काल से। ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि डिंगल पिंगल भाषाओं में आदिकाल में ही रचनाएं लिखी गई। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न पूछा गया। संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चारण काल, क्योंकि ग्रियर्सन ने इस समय सीमा में जो काल साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का आता है, उसे चारण काल कहकर के संबोधित किया था। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न पूछा गया। विरूपा, कणपा, शारंगधर या कुकुरीपा? तो विरूपा, कणपा और कुकुरूपा तीनों 84 सिद्धों में समाहित किए जाते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शारंगधर 84 सिद्धों में शामिल नहीं किए जाते। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा किसकी रचना है? आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में प्रश्न पूछा गया। राम सिंह, देवसेन, धनपाल या पुष्पदंत? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धनपाल के द्वारा रचित कृति है भविष्यत कहा। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? डीआईईटी पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो या कुम्मनदास? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अमीर खुसरो ने ही पहेलियां और मुकरियां लिखी। आगे चले, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत शामिल किया है। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, अतिरंजित यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य का सृजन करना, निर्गुण की उपासना करना या उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की प्रवृत्ति आदिकाल के साहित्य में ही देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य और निर्गुण की उपासना का जो काव्य है वो भक्ति काल में लिखा गया, तो इसलिए ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना या कोई उद्देश्य नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अमीर खुसरो ने मनोरंजन के माध्यम से यानी अपनी हल्की फुल्की शैली में लोक व्यवहार की शिक्षा देने के उद्देश्य से पहेलियां और मुकरियां लिखी। अगला प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन? तो दोस्तों आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन रासो काव्यों में मिलता है, इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी मिलता है, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन भी मिलता है। केवल कृष्ण लीला का प्रतिपादन वहां नहीं किया गया है, जो कि भक्ति काव्य में मिलता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल और पिंगल। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथों की रचना की गई। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पद्मावत जायसी की कृति है जो भक्ति काल की सीमा में आती है, सूफी महाकाव्य माना जाता है। कामायनी आधुनिक काल की जयशंकर प्रसाद की कृति है, आधुनिक काल की सीमा में आती है। रामचरितमानस तुलसी का महाकाव्य है जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम का काव्य परंपरा में आता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? केवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान देना है, कीर्ति लता जो है वो उनकी अभ्रंश यानी अवहट्ट में लिखी गई है। क्योंकि अभ्रंश भाषा का विकल्प आए दोस्तों तो आपको अभ्रंश को सही करना है। अवहट्ट आए तो कीर्ति लता में स्वयं विद्यापति ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहकर पुकारा है, तो अवहट्ट को चिन्हित करेंगे। और उनकी जो विद्यापति की पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई कृति है। इस अंतर को आप ध्यान में रख लेंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? एनवीएस पीजीटी कर देंगे। 2014 में प्रश्न पूछा गया। पौम चरियु, रिठ्ठणेमी चरियु, स्वयंभू छंद और महापुराण। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महापुराण स्वयंभू कवि की कृति नहीं है बल्कि ये पुष्पदंत की कृति है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला चले, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछा गया। महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जो दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर या विद्यापति। दोस्तों इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। प्राकृत पेंगलम के जो मूल लेखक हैं वो तो अज्ञात है, लेकिन प्राकृत पेंगलम के जो संकलन करता है उनका नाम है लक्ष्मीधर, जिनका अनुमानित समय 14वीं शताब्दी के लगभग माना गया है। तो लक्ष्मीधर ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है। तो प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है उस पर टीका लिखने वाले जो विद्वान हैं वो है वंशीधर। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि लक्ष्मीधर अगर विकल्प होता तो हम लक्ष्मीधर को चुनते, लेकिन लक्ष्मीधर नहीं है इसलिए हम उनके टीकाकार को चुनेंगे, यानी सी विकल्प को चिन्हित करेंगे। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह की बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया। गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन या जड़ भरत। तो दोस्तों गोरक्षनाथ, नागार्जुन और जड़ भरत ये तीनों नवनाथों में शामिल किए गए हैं। देवसेन जिन्होंने श्रावकाचार कृति लिखी वे नवनाथों में शामिल नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इन तीनों नवनाथों के नाम गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया। जगनिक, मधुकर, भट्टकेदार या फिर श्रीधर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीधर ने रणमल छंद नामक काव्य की रचना की। अगला प्रश्न, चंदनबाला रास किसकी रचना है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया। मुनि जिनविजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ या आसगु। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आसगु कवि ने रचना की चंदनबाला रास नामक कृति की। अगला प्रश्न, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में। धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी। तो जम्बू स्वामी रास नामक जो ग्रंथ है वो धर्मसूरी के द्वारा लिखा गया। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
श्रावकाचार किसकी रचना है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया। देवसेन, वरुरुचि, लक्ष्मीधर या श्रीधर? तो दोस्तों ए विकल्प, इसकी अभी मैंने चर्चा की पिछले प्रश्न में, देवसेन श्रावकाचार नामक कृति के रचनाकार हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला जोड़ दो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है विद्यापति, खुसरो, कबीर या फिर जायसी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। खुसरो की एक पहेली है दोस्तों ये, जिसका उत्तर है आकाश, आसमान, जिसमें कहा गया है एक ऐसा थाल है जो मोतियों से भरा हुआ है, यानी तारों से भरा हुआ है, वो सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी मोती जमीन पर नहीं गिरता। इसका उत्तर होगा आकाश। तो ये पहेली है खुसरो की। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न। इसमें शास्त्रीयता होती है, यानी शास्त्रीयता होने का अर्थ क्या है? शास्त्रीयता होने का अर्थ होता है कि ये शास्त्रों के अनुसार लिखे जाते हैं, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो दोस्तों ये तीनों विशेषताएं लोक साहित्य में मिलती हैं। शास्त्रों के आधार पर नहीं लिखा जाता कभी भी लोक साहित्य। लोक साहित्य का आधार होती हैं लोक समाज में, यानी जन जीवन में प्रचलित प्रवृत्तियां। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वयंभूकृत पाउम चरियू की कथा किससे संबंधित है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया प्रश्न और कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन है कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा या शक्ति कथा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम कथा पर आधारित काव्य है पाउम चरियू। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। अगला प्रश्न, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है विद्यापति, मीराबाई, सूरदास या क्षीर स्वामी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि गीत गोविंद, जयदेव की रचना गीत गोविंद का प्रभाव होने के कारण ही इन्हें अभिनव जयदेव कह करके पुकारा गया था। ये बात आपको भूलनी नहीं है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, जो पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में रचित रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य की 84 सिद्धों की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? इसकी चर्चा भी हम कर चुके प्रसंगवश। एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर भूषण? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहकर पुकारा जाता है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। जयदेव, विद्यापति, जायसी या जगनिक? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्यापति को, क्योंकि उनका जो समय है वो आदिकाल के अवसान और भक्तिकाल के प्रारंभ के बीच की सीमा पर पड़ता है और उन्होंने एक अनुपम काव्य की रचना की। यही कारण है कि उन्हें आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नेट दिसंबर 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर ग्रंथों के नाम है और यहाँ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। खुमान रासो के रचनाकार दोस्तों हम जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, दलपत विजय हैं। परमाल रासो की रचना की जगनिक ने। बीसलदेव रासो लिखा गया नरपति नाल के द्वारा और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबरदाई। और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है।
तो ऐसी स्थिति में ए का विकल्प तीसरा और बी का विकल्प पांचवा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ए का तीसरा और बी का पांचवा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी और डी को भी चेक करते हैं। सी का आ रहा है चौथा और डी का आ रहा है पहला। तो सी का चौथा और डी का पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? नेट दिसंबर 2007 में प्रश्न पूछा गया। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला महाकवि माना गया है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, कई बार पढ़ चुके, पौम चरियु नामक राम कथा पर आधारित महाकाव्य की रचना की थी। खालिक बारी किसकी रचना है? नेट दिसंबर 2009 में प्रश्न पूछा गया। खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो या अकबर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो के द्वारा रचित एक शब्दकोश है खालिक बारी, और ये शब्दकोश है फारसी हिंदी कोश। इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? नेट दिसंबर 2004 में ये प्रश्न पूछा गया। अवहट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज? दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्न विद्यापति पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, जब विकल्प हमारे पास अवहट नहीं है तो हम इसका विकल्प चुनेंगे बी, यानी अपभ्रंश को, क्योंकि अपभ्रंश का विकसित रूप है अवहट, यानी अपभ्रंश को, अवहट को उत्तर अपभ्रंश कह करके भी पुकारा जाता है। इसकी चर्चा कई बार मैं कर चुकी हूं। तो अगर अपभ्रंश के साथ अवहट विकल्प भी है तो हमें चुनना है अवहट को, क्योंकि विद्यापति ने स्वयं कीर्तिलता की अपनी भाषा को अवहट कह करके संबोधित किया है। तो स्वयं कवि से बड़ा प्रमाण और कोई हो ही नहीं सकता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों में इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अवहट भाषा है कीर्तिलता की। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन और मज्झन? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? नेट जून 2008 में प्रश्न पूछा गया। पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डिंगल, क्योंकि प्रमुखतः वीर रस की रचनाओं की बात की गई है, जबकि रासो ग्रंथों की डिंगल पिंगल शैली है। भाषा डिंगल पिंगल है। जहां श्रृंगार का वर्णन है वहां पिंगल शैली, पिंगल भाषा है। जहां वीरता का वर्णन है वहां डिंगल भाषा है। तो क्योंकि वीर रस की रचनाओं की बात पर आधारित है ये प्रश्न, इसलिए हम सी विकल्प को चुनेंगे। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से? बहुत ही सरल प्रश्न, नेट दिसंबर 2010 में पूछा गया। हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी या फिर मैथिली साहित्य से? तो स्पष्ट है कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थानी साहित्य से संबंध है डिंगल भाषा का। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? नेट जून 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। गारसा दत्तासी, पंडित रामनारायण दूगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर पंडित हरप्रसाद शास्त्री? तो दोस्तों, सही विकल्प है सी, रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि शुक्ल जी ने ही रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, और हरप्रसाद शास्त्री ने राज यश से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, और गारसा दत्तासी ने राजसूय से इस शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? नेट दिसंबर 2009 में प्रश्न पूछा गया। बीसल देव रासो, नरपति नाल, संगत युग्म की बात की जा रही है। खुमान रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय? तो दोस्तों, आपको पता है कि परमाल रासो की रचना की थी जगनिक ने, यानी ये युग्म असंगत है। विजयपाल रासो की रचना, खुमान रासो की रचना की थी दलपत विजय ने, और विजयपाल रासो की
रचना की थी नल सिंह ने। यानी ये सारे के सारे तीनों ऑप्शंस गलत हैं, असंगत हैं। केवल ए विकल्प सही है क्योंकि बीसल देवरासों की रचना नरपति नाल के द्वारा ही की गई थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नेट जून 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। स्वयंभू, पुष्यदंत, अब्दुल रहमान और शबरपा ये कवियों के नाम है। संदेश रासक, पौमचर्यू, महापुराण, राउलवेल। तो दोस्तों स्वयंभू की कृति है पौमचर्यू, कई बार पढ़ चुके हम। पुष्यदंत की कृति है महापुराण, ये भी हम कई बार पढ़ चुके। अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रासक। और शबरपा की कृति है चर्यापद। तो अब इसके आधार पर हम देख लेंगे कि डी विकल्प का पांचवा कहां आ रहा है। डी विकल्प में पांचवा आ रहा है बी में। तो अब इसके और उत्तरों की जांच भी कर लेते हैं। स्वयंभू यानी ए विकल्प का दूसरा और बी का तीसरा। ए विकल्प का दूसरा और बी का तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। गोरखवाणी के संपादक हैं। नेट दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने ही संपादन किया था गोरखवाणी का। अगला प्रश्न, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। नेट दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश और मनोरंजक परक रचना। इसकी चर्चा मैं प्रसंगवश पहले भी कर चुकी हूं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि खुसरो की खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। शब्दानुशासन के लेखक हैं। नेट दिसंबर 2009 में प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद या स्वयंभू। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हेमचंद्र के द्वारा रचित कृति है शब्दानुशासन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। नेट जून 2014 में प्रश्न पूछा गया। पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी भी चर्चा हम प्रसंगवश कर चुके हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। नेट जून 2014 में प्रश्न पूछा गया। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है मैथिली भाषा का। अगला प्रश्न, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन है। नेट जून 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है ये। अगला प्रश्न, संदेश रासऊ सबित थरऊ, पैमई कहणु न जाए, जो कालांगुली मुंदड़ऊ सो बाहणी समाए। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये प्रश्न पूछा गया नेट जून 2015 में। ऑप्शंस है विमल सूरी, अद्दहमाण, हेमचंद्र या दामोदर भट्ट। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अद्दहमाण के काव्य संदेश रासक की पंक्तियां हैं दोस्तों ये। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। नेट नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया। हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्तिलता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम्मीर काव्य में द्विवेदी जी के अनुसार ये सभी प्रकार के वर्णन मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार या नेमिनाथ रास। तो इन चारों के रचनाकार हमको यहाँ सुमेलित करने हैं। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की दोस्तों मधुकर कवि ने। पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हैं, चंद बरदाई ने लिखा। श्रावकाचार बहुत बार पढ़ चुके, देवसेन की कृति है। नेमिनाथ रास तीसरा सुमति गणी की कृति है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुष्यदंत की कृति ये नहीं है। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है मधुकर कवि यानी दूसरा, और बी का है चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। संत मत के अलावा शब्द या सबद का प्रचलन और किस पंथ में हुआ।
नेट दिसंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया, सिद्ध, जैन, नाथ या फिर सखी संप्रदाय। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाथ संप्रदाय में ये सबद शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधनों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? नेट जुलाई 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शती से के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? और ये प्रश्न पूछा गया नेट नवंबर 2020 के सेकंड पेपर में। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नेट जुलाई 2017 में प्रश्न पूछा गया। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, इन कृतियों के रचनाकारों को से इनको सुमेलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग, रणमल छंद की रचना की थी श्रीधर ने, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार और जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की मधुकर कवि ने। इसलिए ये आप चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है पहला। तो ए का दूसरा और बी का पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? इस बात को ध्यान में देंगे। नेट जनवरी 2017 में प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीरा चंदोजा और डॉक्टर बूलर। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया और उनका समर्थन किया गौरी शंकर हीरा चंदोजा ने और रामचंद्र शुक्ल ने। यानी ये तीनों विद्वान इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानते हैं। केवल और केवल मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है पृथ्वीराज रासो को। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नेट जनवरी 2017 में प्रश्न पूछा गया। राउल वेल, खुमान रासो, चंदनबाला रास और योगचर्या ये ग्रंथों के नाम है और यहाँ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो राउल वेल हम जानते हैं कि रोड कवि की है, यानी पहले का चौथा आ रहा है उत्तर। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। चंदनबाला रास आसगु कवि के द्वारा लिखी गई है और योगचर्या ग्रंथ लिखा गया है डोम्भिपा के द्वारा। तो हम ए विकल्प का देखते हैं चौथा कहां आ रहा है और बी का पांचवा। ए का चौथा और बी का पांचवा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट्ट में की है। यहाँ अवहट्ट का अर्थ है, देखिए जहां हमने चर्चा की थी कीर्ति लता की भाषा पर प्रश्न की, तो उससे आपको यहाँ वो पुष्टि आपको यहाँ भी हो जाएगी। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यहाँ अवहट्ट का अर्थ है डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिली भाषा, मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नेट नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया। सूची प्रथम में दिए गए हैं रचनाकारों के नाम, सूची द्वितीय में रचनाओं के नाम है। तो विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी और आसगु चार कवि हैं। उनकी रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ उन्हें सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी की कृति है रेवंत गिरिरास, नरपति नाल ने लिखा बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी की कृति है भरतेश्वर बाहुबली रास
और आसगु ने लिखी चंदन वाला रास। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ए का उत्तर आ रहा है पहला और बी का आ रहा है तीसरा। ए का पहला और बी का तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। भाषा बिल्कुल नहीं बोल रही। उपर्युक्त कथन किसका है? नेट जून 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये भाषा, इसमें बार बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये शुक्ल जी की भाषा की ही विशेषता है, जहां वे लिखते हैं कि आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक चलती रही। इस तरह के शब्दों का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में ही मिलता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नेट जून 2019 में प्रश्न पूछा गया। सूची प्रथम में रचनाएं हैं और सूची द्वितीय में रचनाकार हैं। सुमेलित करना है। पहली कृति है प्राकृत प्रकाश, दूसरी है श्रावकाचार, तीसरी प्रबंध चिंतामणि, चौथी कुमारपाल प्रतिबोध। तो दोस्तों, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार है वरुरुचि, श्रावकाचार कई बार आ चुका है, देवसेन की कृति है, प्रबंध चिंतामणि कई बार आ चुकी है, मेरुतुंग की कृति है, और कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है सोमप्रभ सूरी ने। अब देखते हैं कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पाउमचर्यु, स्वयंभू छंद, णय कुमार चरित और रिट्ठनेमी चर्यु। स्वयंभू ने पायमचर्यु लिखा, स्वयंभू छंद लिखा और रिट्ठनेमी चर्यु लिखा। ये तीनों कृतियां, यानी पहला, दूसरा और चौथा, स्वयंभू के द्वारा रचित कृति है, और णय कुमार चर्यु पुष्पदंत की कृति है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं पहला, दूसरा, चौथा किस विकल्प में है। पहला, दूसरा और चौथा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। नेट नवंबर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। अगला कथन है खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये कथन पूरी तरह से शुक्ल जी के अनुसार सही है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प आता है केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ये कथन शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है, इस पर चर्चा भी हम कर चुके हैं पिछले सत्र में। ऑप्शंस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार है। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। नाथों ने देश के पश्चिमी भाग, विशेषतः राजपूताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, जिसमें पूजा, तीर्थाटन के साथ हज और नमाज का भी उल्लेख है। इन पर सिद्धों के पंचमकार, जाति पाति का विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं नाथ मत के अंतर्गत, नाथ मत के संदर्भ में। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद, दोस्तों एक बात यहां मैं प्रसंगवश बता दूं कि गोरखनाथ की गोरखवाणी कृतियों के रूप में जो कृतियों का संकलन पीतांबर दत्त बड़तवाल ने किया था, वे उसका केवल प्रथम भाग ही लिख पाए। द्वितीय भाग लिखने से पूर्व ही उनका निधन हो गया। तो ऐसी स्थिति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपलब्ध स्रोतों के आधार पर 40 ग्रंथ
गोरखनाथ के द्वारा लिखे गए बताए हैं, और उनमें जो अंतिम ग्रंथ है वो है काफिर बोध। क्योंकि हमें बहुत अधिक सुनने में नहीं मिलता इस ग्रंथ का नाम, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूं। तो काफिर बोध भी गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित की कृति है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? नेट नवंबर 2020 में प्रश्न पूछा गया, चर्चा की थी हमने पिछले सत्र में। सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या सिद्धनाथ दोनों से? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने चर्चा की थी कि जालंधर नाथ सिद्धों से अलग होकर, सिद्धों की शाखा से अलग होकर के पंजाब की ओर चले गए, और संभवतः जालंधर नामक शहर में बालनाथ का टीला नामक स्थान को उन्होंने अपना केंद्र बनाया, और यही कारण है कि जालंधर शहर का नाम भी उनके नाम पर, जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बालनाथ का टीला नाथों से, यानी उन एक नाथ कौन से, जालंधर नाथ से संबंधित है, और ये कहां स्थित है? जालंधर शहर में स्थित है। आगे चलें। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। तीसरा, इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा चारों कथन नाथ संप्रदाय के विषय में सही है। ये जो पंक्ति है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो है वही सब कुछ इस अखिल ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। तो केवल ये कथन नाथ मत के संबंध में उचित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प आ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ चौथा कर लेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? नेट नवंबर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुखरियां प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा कथन पूरी तरह से शुक्ल जी के अनुसार सही है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उक्ति वैचित्र्य की भरमार थी खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में। तो खुसरो की पहेलियों और मुकरियां उक्ति वैचित्र्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो तीसरा कथन असत्य है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला, दूसरा, चौथा, पहला ही विकल्प सही है दोस्तों। पहला, दूसरा और चौथा कथन अमीर खुसरो के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? जसहर चरियु जैन साहित्य, चर्यापद नाथ साहित्य, डोंबी गीतिका सिद्ध साहित्य, श्रुति पंचमी जैन साहित्य। तो दोस्तों देखिए, हम अगर इसको ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, तो जसहर चरियु जैन साहित्य की कृति है, ठीक है। चर्यापद नाथ साहित्य की नहीं बल्कि सिद्ध साहित्य की कृति है और शबरपा के द्वारा रची गई। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प सही नहीं है और हमें बताना है सही युग्म। डोंबी गीतिका सिद्ध साहित्य की है, श्रुति पंचमी जैन साहित्य की है, यानी केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इस सत्र में हमने आदिकाल के से संबंधित 142 प्रश्नों पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, उन पर विशेष चर्चा की। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न, ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।